तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा के कवि हैं, छायावादोत्तर काल में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर चली है, उन्होंने भारतीय स्वाधीनता सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों का उत्साहवर्धन किया या कि खुद भी बिल्कुल क्रांतिकारी रूप में उपस्थित रहे। तो ऐसे ही जो कवि है बालकृष्ण शर्मा नवीन, और उनकी जो आपके पाठ्यक्रम में कविता शामिल है हम अनिकेतन, उसके बारे में बात करेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन पर यह हमारी दूसरी चर्चा है। पूर्व में हम उनकी साहित्य यात्रा, उनकी जीवन यात्रा, उनका जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनकी जो विचारधारा है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है, उसके बारे में हम पर्याप्त मात्रा में विचार कर चुके हैं। आज के हमारी जो चर्चा है उसके महत्वपूर्ण बिंदु है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं, कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कब प्रकाशित हुई, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रचनाओं के साथ साथ ही हम उनकी जो रचनाओं को लेकर के, रचनाओं की जो पृष्ठभूमि है, एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की जो विचारधारा है उस पर भी हम बात करेंगे। जो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो रूप है, जो स्वरूप है, उस पर विचार करेंगे। दूसरा बिंदु हमारा होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन की उपलब्धियाँ, कि उन्होंने एक पत्रकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक राजनेता के रूप में देश की स्वतंत्रता के लिए अग्रणी भूमिका निभाकर किस प्रकार से उपलब्धियां हासिल की, उन पर हम बात करेंगे। और अंतिम बिंदु होगा हमारा हम अनिकेतन, जो कविता है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उसके मूल प्रतिपाद्य पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचनाएं हैं, उनकी रचना यात्रा के शुभारंभ आदि के बारे में विचार करते हैं। कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने सन 1916-17 से लिखना प्रारंभ किया था। उनकी पहली कहानी संतु 1918 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने एक गद्यकार के रूप में अपनी साहित्य यात्रा प्रारंभ की थी। इसके बाद वे कविता की तरफ मुड़े, काव्य के क्षेत्र में मुड़े। काव्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना रचना कर्म संपादित किया। जीव ईश्वर वार्तालाप शीर्षक कविता के माध्यम से वे हिंदी जगत में जाने पहचाने जाने लगे। अर्थात उनकी एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में इस कविता के माध्यम से पहचान बनने लगी थी। उनका पहला कविता संग्रह कुमकुम सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नवीन जी देश की राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे थे, तथा यहीं से उनकी जेल यात्राओं का सिलसिला भी शुरू हुआ था, जो देश की आज़ादी तक निरंतर चलता रहा। कुल 6 बार वे जेल गए तथा उन्होंने कुल 9 साल जेल में बिताए। और ये जो जेल जीवन है, यही उनका एक प्रकार से रचना काल है। यानी कि उन्होंने जेल में रहकर देश के उन वीर जवानों के लिए, वीर शहीदों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उनका उत्साहवर्धन के लिए काव्य रचनाएं की है। कुल जो उनकी जेल जीवन की अवधि है वो 9 साल की होती है। 1921 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने पर पहली बार 1.5 वर्ष के लिए वो जेल गए थे। उन्होंने अपनी श्रेष्ठ रचनाएं जेल यात्रा के दौरान ही रची। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से स्फूर्त होने के कारण उनकी रचनाओं में ओजस्विता का भाव प्रखरता के साथ दिखाई देता है। उनकी कविताओं में ओजस्विता है, तेजस्विता है, अनल का सा आग है, सूर्य का सा तेज है। और उनकी कविता की एक एक पंक्ति देश की जनता में, देश के स्वतंत्रता सेनानियों में क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली है, क्रांति की ज्वाला जगाने वाली है। अंग्रेज सत्ता की तरफ एक तरह से
चुनौती है, क्रांति का आह्वान है। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण एक काव्य पंक्ति के माध्यम से हम दे सकते हैं। वो लिखते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कहने का तात्पर्य यह कि कवि अपने अंतर मन में क्रांति की भावना लिए हुए बैठा है और वही क्रांति की भावना वो अन्य देशवासियों में भी जागृत करना चाहते हैं। ऐसी प्रसिद्ध काव्य पंक्ति नवीन जी की ही है। इस कविता में उन्होंने समग्र क्रांति का आह्वान किया है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति के उज्जवल रूप की स्थापना तथा अंग्रेजी शासन से संघर्ष का आह्वान किया गया है। कहने का तात्पर्य यह कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि उसमें भारतीय संस्कृति के उज्जवल स्वरूप का वर्णन किया है और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान जनता से किया गया है। इनकी वाणी का ओज जनमन में हलचल मचा देने वाला एवं अंग्रेज सत्ता को चुनौती देने वाला था। इनकी राष्ट्रीय चेतना, इनकी राष्ट्रीय कविताएं जीवन अनुभव से संबद्ध है, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए किए गए सभी आंदोलनों और घटनाक्रमों से बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध और सक्रिय रहे हैं। वो हमेशा देश की आज़ादी से जुड़े हर राजनीतिक घटनाक्रम से संबंध रहे, कहीं भी वो उससे विरत या उदासीन नहीं रहे। ये देश की स्वतंत्रता और समाज की नई संरचना के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। जब हम इनके जीवन को देखते हैं, उनकी जीवन यात्रा को देखते हैं, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि देश की स्वतंत्रता और समाज की नई संरचना यानी कि सामाजिक चेतना, सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। इनकी राष्ट्रीय चेतना केवल अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकने तक सीमित नहीं थी। देश के भविष्य की तस्वीर और सपने भी उनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो वैचारिक आधार था, जो उनका लक्ष्य था, वह बहुत बड़ा लक्ष्य था। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताओं में, रचनाओं में देश का विकास प्राथमिकता में है। वे मानते थे कि अंग्रेज देश छोड़कर जाने के बाद वह गरीब तबका, जिसने अंग्रेज़ों की गुलामी के सबसे ज़्यादा दंश झेले हैं, कहीं आज़ाद भारत में उपेक्षित न हो जाए, अर्थात आम आदमी उपेक्षित न हो जाए। सुविधा संपन्न भारतीय लोग, पूंजीपति भारतीय लोग राज सत्ता हथिया न लें। उनकी राष्ट्रीयता जन जन के उत्थान के लिए थी। उनके मन में ये डर था कि कहीं भारत के जो गरीब मजदूर लोग हैं वो इस लोकतंत्र में भी, लोकतंत्र की प्राप्ति के बाद भी, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी कहीं पिछड़े और शोषित न रह जाएं। इसलिए उनकी जो इस बात की उनको चिंता थी, इसलिए उनकी जो राष्ट्रीयता का स्वरूप था वह था जन जन का उत्थान करना। वे वास्तव में उन सभी के विरोधी थे जो गरीब, मजदूर एवं जन सामान्य का शोषण करते थे। उनकी रचनाओं में विप्लव और प्रलय की प्रवर्तनकारी ध्वनि साफ दिखाई देती है। उनकी कविताएं एक प्रकार से ओजस्वी वाणी में लिखी गई कविताएं हैं। 1945 में जब वे रायबरेली जेल में थे, तभी उन्होंने ओ मजदूर किसान उठो एक महत्वपूर्ण कविता लिखी। ये कविता लिखकर किसानों और मजदूरों को जागृत करने के लिए प्रेरित करते हैं। उठो उठो, उस कविता में वो कहते हैं कि उठो उठो ओ नंगो भूखों, ओ मजदूर किसान उठो, हम गतिमय मानव समूह के जो प्रचंड अभिमान उठो, ओ प्रचंड अभिमान उठो, आज मुक्ति के अरमानों ने मिलकर यूं ललकारा है, ओ सब सोने वालों जागो, गुंज रहा नक्कारा है, कैसी रात कहाँ के सपने, यह न प्रात पधारा है, ऐसे हंसते से प्रभात का तुम करने सम्मान उठो। कहने का तात्पर्य यह कि कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन अंग्रेज़ों से लड़ते हैं और भारत की
वह व्यवस्था जिस व्यवस्था में सामान्य आदमी, आम आदमी, गरीब, मजदूर उपेक्षित था, उससे भी वो लोहा लेते हैं, उसको भी बदलने की बात वो करते हैं। इन्होंने अपनी राष्ट्रीय कविताओं में अतीत का गौरवगान, वर्तमान दुरावस्था पर शोक एवं भविष्य के सुनहरे सपनों का चित्रण किया है। इनकी कविताओं में फक्कड़पन, मस्ती और क्रांति का तेज देखते ही बनता है। जन्म से विरोधी नवीन जी आजीवन पुरातन रूढ़ियों, रीति रिवाजों से संग्राम करते रहे। नवीन जी की कविताएं उनके जीवन व व्यक्तित्व की प्रतिलिपि है। कहने का तात्पर्य यह कि उनकी कविताओं में ठीक वही झलकता है जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया है, जैसा सोचा है या जैसा व्यवहार किया है। यह कविता यह कहा जा सकता है कि उनके व्यक्तित्व में एक ओर सहयोग और विनम्रता, तो दूसरी ओर सिद्धांत के प्रति दृढ़ता और स्वाभिमान है। एक ओर दार्शनिकों की सी गंभीरता, तो दूसरी ओर बालकों की सी सरलता। एक ओर फक्कड़पन, तो दूसरी ओर शालीनता। एक ओर ललकार, तो दूसरी ओर पुचकार भी है। एक ओर गजराजों से टकराने का साहस, तो दूसरी ओर चींटियों से दब जाने का चाव भी। एक ओर अंगारों का ताप, तो दूसरी ओर सुमनों का पराग भी उसमें दिखाई देता है उनके व्यक्तित्व में। एक ओर घोर गर्जन, तो दूसरी ओर फुहारों की रिमझिम। ऐसे ही अजीब विरोधी शक्तियों के सम्मिश्रण से सुवासित है उनका व्यक्तित्व और कविताएं भी, क्योंकि उनकी कविताएं उनके व्यक्तित्व की प्रतिलिपि है। जैसा उनका व्यवहार रहा, जैसा उनका विचार रहा, जैसा उनका दर्शन रहा, वही भाव उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। अब हम उनकी रचनाओं से परिचय प्राप्त करेंगे, यानी कि उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी है और कब कब प्रकाशित हुई। हालांकि जो हमारी पहली चर्चा थी उसमें भी हमने इन रचनाओं के बारे में कुछ जिक्र किया था। तो इनका जो पहला काव्य संग्रह है कुमकुम, जो पहला काव्य संग्रह है कुमकुम, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा काव्य संग्रह है रश्मि रेखा, जो 1951 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा जो काव्य संग्रह है क्वासी, जो 1952 में प्रकाशित हुआ था और यह गीत संग्रह है। 1951 में ही उनका एक गीत संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम है अपलक। पांचवी रचना है विनोबा स्तवन, जो 1955 में प्रकाशित हुआ था। यह गीत संग्रह है। और जो छठी रचना है उर्मिला, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने 1934 में पूरी की थी लिख करके, लेकिन यह एक लंबे समय के बाद प्रकाशित हुई, 1957 में जाकर के प्रकाशित हुई। ये इनका प्रबंध संग्रह है, प्रबंध काव्य है। प्राणार्पण, जो कि अब तक अप्रकाशित है। और अंतिम जो रचना है हम विष पाई जन्म के कविता संग्रह है। इस प्रकार नवीन ने एक अच्छे काव्य संग्रह कविताएं लिखी है। अब हम बालकृष्ण शर्मा नवीन की उपलब्धियों की, उन्होंने समाज के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में एक पत्रकार के रूप में जो समर्पित भाव से कार्य किया है, तो उपलब्धियां मिलना स्वाभाविक है। उनको 1947 में संविधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। 1951 में प्रथम जन चुनाव में कानपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1955 में भाषा आयोग के वरिष्ठ सदस्य बनाया गया। 1957 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1960 में दोबारा राज्यसभा के सदस्य बने और साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण से
विभूषित किया गया। कहने का तात्पर्य कि उनकी जो उपलब्धियां हैं ये समग्र रूप से आपके सामने है, आप इन्हें याद करें। 1947 में संविधान सभा के सदस्य मनोनीत हुए, 1951 में प्रथम जन चुनाव में कानपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, 1955 में भाषा आयोग के वरिष्ठ सदस्य बने, 1957 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, 1960 में दोबारा राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। अब हम बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो हम अनिकेतन कविता है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, उसका अध्ययन करेंगे। उसका मूल प्रतिपाद्य है, उसका हम उस मूल प्रतिपाद्य को, मूल कथ्य को, मूल भावना को, मूल उद्देश्य को जानने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों, रीतियों, परंपराओं के बंधनों से मुक्त ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो सभी बंधनों को अस्वीकार करता हुआ स्वच्छंद विचरण करने में ही जीवन की सार्थकता का अनुभव करता है। उनकी यह मुक्ति भावना देश और समाज के प्रति या देश और समाज के खातिर है। समग्र कविता का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि यह कविता उस देशभक्त की जीवन यात्रा, जीवन दर्शन, विचारधारा को प्रदर्शित करती है, जो देश के खातिर अपना सब कुछ यहाँ तक कि सामाजिक बंधन, पारिवारिक मोह, जो उसकी देशभक्ति या सेवा की राह में बाधा बनते हैं। और यह निसंदेह कहा जा सकता है कि नवीन जी के ही जीवन और जीवन भर स्वीकार किए गए जीवन मूल्यों, जीवन दर्शन को ही यह कविता प्रस्तुत करने वाली है, या कि प्रस्तुत करने वाली कविता है। कवि जब यह कहता है कि हम अनिकेतन हैं, हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, कौन बनाए आज घरौंदा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी, संग्रह के सब विग्रह देके, जचे नहीं कुछ अपने लेखे। तो जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति समर्पित कर दिया हो, वह अपने लिए शायद कुछ न बना पाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए उनका विचार है कि हम अनिकेतन, हमारा कोई घर नहीं है, हमारा घर मात्र ये राष्ट्र है। कौन बनाए आज घरौंदा, अब व्यक्तिगत जीवन के लिए घर बनाने कौन बैठे, इतना समय नहीं है। राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा में लगे रहने वाले व्यक्ति के पास कोई समय नहीं होता। हाथों चुन चुन कंकड़ माटी, हाथों से जो घर बनाने कौन बैठे, संग्रह के सब विग्रह देखे, जचे नहीं कुछ अपने लेखे। कवि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि संग्रह के सब विग्रह देखे, कि जो व्यक्ति जीवन भर संग्रह करता रहता है उसको बिखरते हुए, मिटते हुए, धूल में मिटते हुए हमने देखा है। इसलिए जचे नहीं कुछ अपने लेके, हमारे लिए, खुद के लिए इस प्रकार का कोई काम करना हमें उचित प्रतीत नहीं हुआ। कविता में आए फकीराना अंदाज का मतलब जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, बल्कि देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव है। कविता को समझने के लिए इस बात को ध्यान में रखना है कि कवि ने जो अपना फकीराना अंदाज कविता में व्यक्त किया है, वो कोई लापरवाह व्यक्ति का फकीराना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का फकीराना है जो देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखता है, त्याग और समर्पण का भाव रखता है। जो देश और समाज के प्रति त्याग और समर्पण का भाव रखता है, वह अपनी निजता के लिए कुछ भी संग्रहित नहीं करता है। यही भाव इस कविता में व्यक्त हुआ है। कहने का तात्पर्य यह कि जो व्यक्ति देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की भावना से आप्लावित हो, वह व्यक्ति संग्रह की भावना से मुक्त हो जाता है, अपने लिए धन बटोरने की भावना से मुक्त हो जाता है। उसके लिए सारा देश ही अपना घर होता है। वह देश और समाज को सुधारने के लिए, विकास के लिए भिक्षु जैसा जीवन यापन करता है, या कि करना उचित समझता है। वह जीवन और भौतिक उन्नति के संग्रह को विग्रह में बदलने के रहस्य को अच्छी तरह से समझता है।
अर्थात जो व्यक्ति जीवन भर दूसरों का शोषण करके जो संग्रहित धन कर लेता है, उसके बिगड़ने के दृश्य उन्होंने देखे हैं कि जो भी व्यक्ति समाज हित, देश हित को त्याग कर अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करता है, उसको भी नेस्त नाबूद होते हुए उन्होंने देखा है। इसीलिए वे अपने आप को रमता राम ही मानते हैं और कहते हैं कि हम तो रमता राम हैं, और रमता राम के लिए क्या घर, क्या दर और कैसा वेतन, हम वेतन भोगी नहीं हो सकते। आगे देखिए, उसका ठाठ फकीराना ही होता है, शाही नहीं, विलासितापूर्ण नहीं, ठीक कबीरदास जी जैसा। वह व्यक्तिगत लोभ और लालच से नितांत दूर रहता है। देशभक्ति का ज्वार उन्हें देश के लिए अर्पित और समर्पित होने को उत्साहित करता रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कवि ने इस कविता में न केवल सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों का विरोध किया है, अपितु व्यष्टि को समष्टि में, व्यक्ति को समाज और देश हित में अर्पित करने का भी संदेश दिया है। साथ ही व्यक्तिगत स्वार्थों और हितों को अपने हितों से ऊपर, अपने आप को ऊपर उठाने की बात भी इस कविता में कही गई है। इस प्रकार पाठ्यक्रम की ये जो छोटी सी कविता है, एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। अगली जो चर्चा है वह अनिकेतन कविता के भावार्थ और व्याख्या से संबंधित होगी, और उसी के अंदर इस पाठ से बनने वाले समस्त संभावित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। आप इस प्रकार से देखते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।